आप सभी का स्वागत है विलर एकेडमी में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने वाले हैं बच्चों। ये जो टॉपिक है ये नीट और जेई के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। मैं यहाँ पे अपने बारे में बता दूं, मैं जेई और नीट का एजुकेटर हूँ। जेई और नीट बच्चों, मैं लगभग 4 सालों से ये केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और जो है अच्छे खासे जो है बच्चे हमारे पास पढ़े हुए हैं और उन्होंने अच्छे स्कोर किया है। आज जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। उससे पहले एक काम करते हैं कि हम लोग समझ लेते हैं एटम्स को पूरा बेसिक से समझाने वाले बच्चों की, जिससे आपको एक एक चीज़ जो है क्लियर हो जाए और आपको नंबर कहीं से भी ना कटे। तो एक जब एटम्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम वहाँ पे न्यूक्लियस की बात करते हैं, और जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तब हमें वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। और ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों प्रोटॉन के वजह से ही देखने के लिए मिलता है। क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही रहते हैं हमारे न्यूक्लियस पे, लेकिन हमें ये बात पता है कि न्यूट्रॉन जो है कोई चार्ज कैरी नहीं करता, यानी जो भी चार्ज है यहाँ पे वो प्रोटॉन के वजह से ही है। और जब हम एटॉमिक मास के लिए भी कंसिडर करते हैं, तो जब एटॉमिक मास कहते हैं तो हम यही प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास को सम को ही क्या कह देते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है बच्चों काफ़ी कम होता है इन क्वांटिटिव मेजर, सो वी आर जस्ट इग्नोरिंग इट। एंड जो है यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा कह देते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है बच्चों। और जो कोई भी एटम जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर देखने के लिए मिलता है, आपको इससे क्या बात पता चलता है बच्चों, देखो ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड होता है। और इसी के वजह से हम उसको एटॉमिक नंबर क्या कह पाते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है बच्चों। अगर किसी का प्रोटॉन नंबर ही अगर हम लोग चेंज कर दे, तो इसका मतलब वो एटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, प्रोटॉन नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अगर हमने प्रोटॉन का नंबर को चेंज कर दिया तो यानी एटॉमिक नंबर भी चेंज, यानी वो एटम ही खत्म हो जाएगा, दूसरा नया एटम बन जाएगा। इसलिए जब हम उस एटम का डिस्कशन करेंगे तो हम फिक्स रखेंगे प्रोटॉन का नंबर, और इसलिए प्रोटॉन के नंबर बराबर हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर कहते हैं। चूंकि एटॉमिक नंबर हमारा फिक्स हो गया, अब देखो बच्चों जैसे क्लोरीन है ये, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, अगर यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे प्लस जो है आपका जो है यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अगर ये न्यूट्रल रहता है ना बच्चों, जैसे मान लो क्लोरीन रहता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, ये भी 17 होता है। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस दोनों का दोनों, क्योंकि जो आपका प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। पर इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब अगर दोनों का चार्ज बराबर है बच्चों, तो अगर उनकी संख्या भी बराबर हो तो वहाँ पे कैसा होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, यानी वो न्यूट्रल देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, न्यूट्रल देखने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई चार्जेस दिखने के लिए मिल रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। क्या किया है बच्चों, गेन किया है। क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन का संख्या तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो प्रोटॉन तो 17 ही रह जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बढ़ा है, तो यहाँ पे 17 तो पहले से इलेक्ट्रॉन था ही, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों सोडियम प्लस आयंस को, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर था वो 11 था, यानी प्रोटॉन का संख्या तो 15 है। फिर भी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन तो और आ नहीं सकता और ना ही प्रोटॉन जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये न्यूट्रल से ज़्यादा अगर चार्जेस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। और कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है बच्चों, तो देखो तो कितना मिसिंग है, एक मिसिंग है, यानी 11 में से एक घटा दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चार्जेस पता चलता है बच्चों। यही चार्जेस की वजह से जब आप कंपाउंड्स बनाते हैं बच्चों, जैसे मान लेते हैं हम कोई एक आयनिक कंपाउंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, Al जिसके ऊपर चार्जेस है +3, और Cl जिसके ऊपर चार्जेस है -1, और ये जब एक्सचेंज करते हैं आयंस को, तो आप देखते हैं AlCl3 होता है, यानी एक जो है
एल्युमिनियम आपका 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है। इस तरह से हमारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये जो फर्स्ट थ्योरी है हमारा किस तरह से काम करता है। कौन सा बच्चों? थोड़ा सा हम भूल खो गए थे। फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो हमारा टॉपिक का पहला जो है, क्या बोल रहा है? फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कहाँ गए? ये रहे। तो फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और व्हाट दिस थ्योरी स्टेट्स। और हम ये इस तरह से क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये भी ध्यान देखो। देखो मेरा जो मकसद है ना बच्चों, वो जीरो से हीरो है, जीरो टू हीरो। मतलब ऐसा समझ लो कि बच्चों की तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो भी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इतना मजा आएगा और आपको समझ में आने लगेगी चीजें। और फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है, अगर आपको समझ में आने लगे तो आप भागोगे, क्योंकि आप ही का तो इंटरेस्ट था, तभी तो आप ये पढ़ रहे हो, है ना? तो इसलिए जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, तो कहने का मतलब है कि कौन सा मौलिक जो नियम है जिसकी वजह से कोई भी जो है केमिकल कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन बच्चे क्या, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये मिल के जो है वाटर बना दिया, है ना बच्चों? तो ये वाटर बनाया, तो इसने क्या किया, इस केमिकल फॉर्मूला ने कंबाइन किया खुद को, तो यही तो है केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जो इसका जो पहला नियम जो कहता है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का, फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लेवोजर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि मैटर जो है ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल इक्वेशंस में। मतलब जो मास होता है मैटर का, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर बच्चों देखेंगे ना, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जैसे मास है, अगर इसको पहले सबसे पहले याद रखिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, किसमें? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे दे देते हैं बच्चों 2। तो 2 दे दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का देख लें, तो क्या देखने मिल रहा है? यहाँ पे 4 ग्राम, यहाँ पे आपका कितना हो गया? 16 दूना 32, 32 ग्राम। और यहाँ पे कितना हुआ? 18 इंटू 2 यानी 36 ग्राम। यहाँ पे भी 36 ग्राम है आपका। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा था कि एक केमिकल इक्वेशंस में अगर आप देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट का जितना मास है और जो प्रोडक्ट का जितना मास है, वो दोनों बराबर होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। और इसी को बोलते हैं मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन। अब इसका ना एक लिमिटेशन है बच्चों, ये क्या, कई लिमिटेशन है ये, आगे चल के ये नहीं बता पाया। जैसे कि आप अगर देखेंगे E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, यहाँ पे मासेस देखो, यहाँ पे मासेस अगर वेलोसिटी के हिसाब से जो लाइट के स्पीड से भागे, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि मास को जो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे मिसिंग था, उसका भी मास अगर देखा जाए, तो मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एग्जैक्टली नहीं आ पाएगा, मतलब जो आप देखोगे। इसके साथ साथ और भी 3 तरीके से आप देखते हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब जो है, एक जैसे अगर हम फिजन्स और फ्यूजन्स के बारे में बात करें, ठीक है, फिजन्स एंड फ्यूजन्स, तो इसमें भी आपको देखने मिलेगा कि ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो उतना नहीं जा रहे हैं बच्चों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या देखेंगे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और ये इससे प्रोस्ट ने प्रोवाइड किया था, ये थ्योरी जो है प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या कहा था बच्चों, A given compound always contain exactly the same proportion of element by mass। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं हम ये पानी बना रहे हैं, हम पानी जो है हमने लैब में बनाया। कहाँ बनाया बच्चों? लैब में। ये पानी हमने जो सीवेज से इकट्ठा किया, कहाँ से? सीवेज से। और ये पानी हमने टैप वाटर से ले लिया, मतलब टैप वाटर जो है हमने ले लिया, यहाँ से ले लिया। अब इसका जो फॉर्मूला है वाटर का, वो भी H2O है। इस सीवेज वाला वाटर है, इसका भी H2O है। और ये जो मैंने बनाया है कहाँ पे? लैब में, उसका भी क्या है फॉर्मूला? H2O है। कहने का मतलब सिंपली है कि अगर हम H2O को देखें अच्छे से, तो अगर इसका मास देखें तो 2 ग्राम और 16 ग्राम, और इसको अगर हम काटे तो 1:8।
तो यही है बच्चों इसका कॉन्सेप्ट कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी एक कंपाउंड जो है कंटेन करता है एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास, चाहे वो आपका कैसे भी बना हो, यानी वो टैप वाटर हो या सिंथेटिक हो, यानी आपका जो है लैब में बना हो, या फिर वो कहीं और से, मान लो सूरज, कहीं से भी पानी प्राप्त करोगे तो बच्चों यही आपको चीज़ देखने मिलेगा, यही कॉम्पोजिशन देखने के लिए मिलेगा। यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द प्रोस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इसी का, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। पहले एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग को नींद भी आ सकता है। चलो एक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मोलरिटी के ऊपर है, इसको छोड़ते हैं पहले। ये वाला क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है ना, CH4 है। पहले तो इसको करते हैं। पूरा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो ये अगर देखेंगे कि पहले सबसे पहले मीथेन लिख लेते हैं बच्चों, CH4। ठीक है, तो अगर CH4 लिखे तो अगर ये एक मोलिक्यूल से CH4 का, तो हमें क्या मिलेगा, एक कार्बन का जो एटम है उसका जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कोशिश करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 4 गुना 1, यानी हमारा टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक एटम में। अब यहाँ पे दिया क्या है बच्चों, वो देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले हम मीथेन निकाल लेते हैं, एक मोल मीथेन में कितना ग्राम होता है। तो अगर हम देखें 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन, मीथेन अगर देखें बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि 12 ग्राम और प्लस 4 × 1, यानी टोटल कितना ग्राम हो रहा है बच्चों, 16 ग्राम। यानी 16 ग्राम मीथेन में, 16 ग्राम ऑफ मीथेन में हमें एक मोल मिल रहा है। और एक मोल किसके बराबर होता है बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, है ना बच्चों, याद है आपको? यस। तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि 16 ग्राम ऑफ CH4 इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ एटम। तो अगर यहाँ पे हम 1.6 कर दे बच्चों, तो यहाँ पे यानी 10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी करें तो एक यहाँ पे हटा देते हैं और इसको 22 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। तो इतना एटम्स आ रहा है। तो हमें पता है कि एक एटम्स में कितना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको बढ़ा दो, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वही इलेक्ट्रॉन है ध्यान रखना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये नंबर्स ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगा इसका। होप यू लाइक इट। चलो फिर वापस चलते हैं। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, मैं तो पूरा ही क्वेश्चन कराते रह सकता हूँ, अब तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाने का अपना ही एक मज़ा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो थ्योरम है, बस थ्योरी है उसको। तो ये क्या है बच्चों, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाय डाल्टन। देखो ये लग रहा होगा कि बहुत इजी है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, मतलब सारा टॉपिक ऐसे ही होता है बच्चों, इजी हार्ड कुछ भी नहीं होता, इट्स अपॉन द इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपके एग्जाम में तो सेम मार्क्स ही दे रहे हैं, तो इजी हार्ड क्या मतलब है, जितना हम मार्क्स कैरी करेंगे उतना ही देंगे वो, है ना। तो टॉपिक जो है आपका सिलेबस में उसको आपको पढ़ना है। When two elements form multiple compounds, the masses of one element combine with the fixed mass of the other in a ratio of a small whole number। कहने का मतलब सिंपल सा समझो बच्चों, जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे हमने लिया कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे अगर देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, या कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ हो या कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे, तो आपने देखा कि कार्बन का जो है ना, एक कार्बन का मास फिक्स हो गया है, और इनका मास जो है सिंपल होल नंबर रेशियो में जा रहा है। देखो स्मॉल होल नंबर रेशियो में जाएगा, रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर। तो कैसे पता चल रहा है, देखो हम लोग रखते हैं तीनों को, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम इसका मास देखेंगे बच्चों, तो 12 12 और 12 16 32 और 60 सॉरी
48। अगर हम इसके मास से अगर कट कर देते हैं सबको, जैसे मान लो ये दिख रहा है 4 3 12, अगर हम देखें तो 3 अगर हम रखते हैं इसको, तो 4 से काटे 4 चौका 16, 4 से काटे 8 चौका 32, 4 से काटे तो 12 चौका 23, 36 12 चौका 48, 4, ओह सॉरी 4 1 4 और 4 2 8 12। तो ये कैसे आ रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो में 4:8:2। तो ये सिंपल सा आपको याद रखना है। स्मॉल होल नंबर रेशियो में अगर अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1:2:3 हो जाएगा। फिक्स मास ऑफ ऑर्डर कर दे तो स्मॉल होल नंबर रेशियो में ये आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आया आपको। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी एक ही एलिमेंट्स कई कंपाउंड्स बनाते हैं। अब चलते हैं आगे, जो मजेदार टॉपिक है अपना, और उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है थोड़ा बहुत, और हम आपको बता देते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। देखो बच्चों, थोड़ा देर पहले ना क्या हुआ था, एक जो साइंटिस्ट है एवोगाड्रो, उन्होंने कहा ना कि एसटीपी पे, ठीक है, एसटीपी पे देखो, इसमें ना बहुत सारा किंवदंती है, मतलब बहुत सारे लोगों का बहुत सारा बात कहना है, पर अभी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। जब एसटीपी कहते हैं तो ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, और 1 बार हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। और यहाँ पे अगर होगा ना तो 0.821 हम लोग लेंगे आर का वैल्यू, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तब जाके आपको ध्यान रहेगा। तो हमें पता है एसटीपी पे हमारा जो है, अगर देखा जाए कि कोई भी अगर एक मोल सब्सटेंसेस है, कोई भी एक मोल एंटिटीज है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, या कोई भी गैसेस हो, अगर एक मोल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना, या फिर उसका नंबर ऑफ एटॉम या मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे नंबर ऑफ एटॉम्स ले लेते हैं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस, जो भी होगा आयंस या मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स, वो आपका होगा 6 पॉइंट, कितना होगा बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23। ये ध्यान रखना है जब 1 मोल कहेंगे तो। और एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम निकालने जाएंगे ना बच्चों, तो वॉल्यूम भी निकल के आएगा। जैसे अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन ले लें तो V इक्वल्स टू क्या होगा, nRT/P। P तो 1 बार है यहाँ पे, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। और मान लेते हैं एक, मतलब जो है मोल के लिए हम निकाल रहे हैं, R का वैल्यू भी ले लिए, और फिर T का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 273, क्योंकि वही होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके बाद जो हमारा आता है वो लगभग 22.4 लीटर आता है बच्चों। कितना आता है, 22.4 लीटर्स। तो याद रखना वॉल्यूम कितना आता है एट एसटीपी, तो 22.4 लीटर। अब अगर मोल्स हम लोग देखें तो क्या होता है हमारा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many element entities as their atom, exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन कार्बन जो 12 है ना बच्चों, जो कार्बन 12 है, कार्बन 12, वो उसका जो 12 ग्राम में जितना एटम्स आता है, ठीक है, या एंटिटीज, उतना ही के बराबर अगर किसी और एटम्स या मॉलिक्यूल्स का आता है तो हम लोग क्या कह देंगे, 1 मोल कह देंगे। यानी कार्बन 12 का, ठीक है, जो एटम्स या एंटिटीज आता है 1 मोल में, उतना ही एंटिटीज या एटम्स अगर किसी और सब्सटेंसेस का आएगा तो हम कहेंगे वो 1 मोल है, और जिसका वैल्यू हमने एवोगाड्रो नंबर्स के थ्रू दे दिया है। ठीक है, अब जो है आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, आपको मोलरिटी बता देते हैं बच्चों, जिससे एक ये कंसंट्रेशन टर्म है जिससे हम लोग कंसंट्रेशन मेजर करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना कंसंट्रेशन है। तो मोलरिटी जो होता है वो बच्चों क्या होता है, वो आपका होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो इसका क्या मतलब है बच्चों, ये देख लो। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन क्या लिया हमने, यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया, और सॉल्वेंट के तौर पे हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को ले लिया, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, यानी फॉर्मूला हमने मास ले लिया सोडियम क्लोराइड का, और यहाँ पे इनको मिक्स कर दिया। जैसे इनको मिक्स किया ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें एक सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। किसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। किसका बच्चों, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का।
तो ये जो सोलूट सॉल्वेंट है, यानी ये जो सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, ये हमारा जो है सॉल्वेंट हो गया वाटर, और ये हो गया सोलूट, इनका जो मिक्सचर इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर हम देखें कि अब इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड का मात्रा जितना बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, मोलरिटी बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो कैसे पता चला? क्योंकि जैसे जैसे हम अगर सोडियम का मात्रा बढ़ाएंगे तो सोडियम का जो फॉर्मूला मास है नीचे, ऊपर तो गिवन मास होगा, यही होगा आपका जो मोल्स, नंबर्स ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये जो गिवन मास आ रहा है आपका, मान लो कि पहले जो है 10 ग्राम था, फिर 20 ग्राम कर दिए, 30 ग्राम कर दिए, तो जैसे जैसे गिवन मास बढ़ाते जा रहे हैं, फॉर्मूला मास तो फिक्स है ना, फॉर्मूला मास तो फिक्स्ड है, यानी अगर गिवन मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, हमारा मोलरिटी सॉरी मोल्स बढ़ेगा, और मोल्स बढ़ेगा बच्चों तो क्या बढ़ेगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो तो फिक्स था, तो मोल्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आपका मोलरिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो मोलरिटी आपका यहाँ पे बढ़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे, लगे हाथों। एक क्वेश्चंस आपका है, जो यहाँ पे क्वेश्चंस है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर्स टू मेक अ 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ देखो हमने लीटर ऑफ सोल्यूशन बोला था, यहाँ पे कितना है बच्चों, 250 ml ऑफ सोल्यूशन है। तो चलो शुरू करते हैं, मोलरिटी निकालना है सोल्यूशन। तो पहले है 4 ग्राम, कितना ग्राम है, 4 ग्राम ऑफ NaOH। एक काम करते हैं, गिवन मास तो दे दिया है और हमें मोलरिटी चाहिए, तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं बच्चों। तो पहले एक मोल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, जैसे ये हो गया हमारा फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं, या मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। चलो मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं NaOH का, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो गया 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम ऑफ NaOH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 1 मोल। तो अब हम कितना चाहिए, 1 ग्राम होता तो कितना होता, 1/40 मोल, लेकिन हमारे पास कितना ग्राम है बच्चों, 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम NaOH से कितना हो जाएगा, 1/40 इंटू 4। सो अगर हम ऊपर देखें बच्चों इसको, तो हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग लिख सकते हैं 1/40 इंटू 4 ना, तो 4 से 4 गया, तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, मोल, कितना में, तो 4 ग्राम ऑफ NaOH में, और ये NaOH हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि मोलरिटी पता चल गया, सॉरी मोल्स पता चल गया, सॉरी। और उसके बाद हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन देखो दिया हुआ है 250 ml, तो लेट्स कन्वर्टेड द सॉल्यूशन इनटू कि लीटर, सॉरी, तो 250 ml बाय अगर हम 1000 कर दें तो ये भी हो जाएगा, तो 25 चौका 100, 4 बार में गया, यानी 0.25 आ जाएगा इसका लीटर्स में, ठीक है। तो चलो हमारा सॉल्यूशन भी लीटर्स में आ गया, मोल्स भी आ गया, अब हमें क्या चाहिए, मोलरिटी। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले जो फॉर्मूला लिखा था उसी को लिख देते हैं, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, मोल्स 0.1, और जो है सॉल्यूशन का लीटर कितना है 0.25, तो ये कितना हो गया 10/25, 5 टू जा 10 और 5 जा 15, तो अगर देखा जाए तो और काट दें, 5 का 20, 0.4, और इसको क्या था, मोलरिटी था, तो कैपिटल M से मेजर करते हैं, तो ये हो गया। चलो बच्चों और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो लेफ्ट है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है जिसके बदौलत हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर सकेंगे। जैसे पहला जो फॉर्मूला है बच्चों मोल्स का, मोल्स फ्रॉम द मास, तो ऑलरेडी हमने बता रखा है कि कैसे निकालते हैं, कि गिवन मास बाय मोलिकुलर मास से आप निकाल सकते हो, बा गिवन मास बटा फॉर्मूला मास से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आप सबका मोल्स निकल जाएगा। उसके बाद मोल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालना है तो सेम गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ तो मोल्स आ जाएगा। उसके बाद अगर मोल्स फ्रॉम द गैस वॉल्यूम निकालना है तो वही V बाई आपका 22.4 लीटर्स करेंगे, STP पे याद रखेंगे। और मोलरिटी निकालना तो अभी अभी निकाला है। और मोल फ्रैक्शंस, चलो मोल फ्रैक्शंस बता देते हैं आपको बच्चों।
मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालोगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आता है। जैसे मान लेते हैं एक अपना कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर दो जो है कि सब्सटेंसेस जुड़े हुए हैं और डिफरेंट प्रोपोर्शन में, जैसे एक 3 मोल जुड़ा हुआ है एक्स और ए, मान लें चलो 3 मोल ए जुड़ा है, 2 मोल बी जुड़ा है, और जिससे मिल के जो है टोटल कितना बन गया, 5 मोल ए सब्सटेंसेस बन गया। अब अगर हम मोल फ्रैक्शंस निकालना चाहते हैं, क्या बच्चों क्या निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं ए का, तो वो कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितना था, 3 और 2 5, 5 था, ऊपर ए कितना आ गया, 3। इसी तरह से अगर बी का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बी कितना था, 2, और टोटल कितना था, 5। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन बच्चों, यानी कितना अंश है पूरे में का, पूरे का कितना अंश है, उसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं। कि मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पे दिखाते हैं फ्रैक्शंस, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। जैसे एक ही सेव है, इसके मैंने 4 हिस्से किया, और इसमें से मैंने कहा कि मैं आपको ये वाला हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, कितना दे रहा हूँ बच्चों, तो 1/4 हिस्सा आपको दे दे रहा हूँ। तो आपको पता चल गया कि हाँ, इस सेव को 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन अगर ये सेव नहीं हो के ये पैसा रहता, और इसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा, और फिर मैंने पैसा बोल दिया कि ये जो है कितना था, 20,000 रुपया था, तो आपको कितना मिला, तो आपको पता है आपको 5,000 रुपया मिला है। ठीक है, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शंस भी होता है और आपने इसको देखा है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि पूछा है एक सवाल यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए बच्चों, मैक्सिमम। तो पहले तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। H2 है, ये O2 है, ये N2 है, और ये Ag है। तो अगर हम देखें H2 को, तो इसके पास कितने ग्राम होना चाहिए, 2 ग्राम ऑफ H2 होना चाहिए 1 मोल होने के लिए। तो इसके पास कितना है, 1 ग्राम है, तो इसके हिसाब से इसका कितना हो जाएगा, 0 देखो हुआ क्या है कि 2 ग्राम ऑफ H2 बराबर होगा 1 मोल, है ना। इसमें क्या बोला था, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ देखो मोल्स निकाल लेंगे, तो जिसका ज़्यादा मोल होगा उसका ज़्यादा एटम्स होंगे। अब फिर इसी तरह से यहाँ से पता चल गया 1 ग्राम होगा तो कितना होगा, 1/2 यानी 0.5 मोल होगा। अब यहाँ पे ना देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कि 1 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है, तो 16 दूना 32 हो गया, 1 ग्राम कहाँ से होगा। इसी तरह से 14 दूना 28 हो गया, और ऊपर 1 हो गया, और इसी तरह से ये 100 कितना होता है, सिल्वर 108 होता है। तो इस हिसाब से आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है कि नंबर ऑफ मोलिकुल्स किसी का होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम तो किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज वॉल्यूम एट दिस। तो देखो एसटीपी पे ऑलरेडी बोला था कि 22.4 लीटर होगा, तो उसी पे जाके मार्क कर देना है। ये रहा खत्म। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 8.8 ग्राम ऑफ CO2। चलो ये CO2 है, तो ये निकाल लेते हैं बच्चों। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिखेंगे, इसका जो मोलिकुलर मास कितना होगा, 12 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, और इसका हो जाएगा 16 × 2। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना हो गया, 12 और 16 दूना 32, तो हो गया कितना, 44। सॉरी, 2 × 16 करेंगे तब 44 ग्राम हो गया। ठीक है, अब ये 44 ग्राम हुआ, तो आपको चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिकुल्स 8.4। तो इतना तो हमें पता चल गया कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CO2। कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, मोल ऑफ CO2। और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 1 ग्राम होता तो 1/44 होता। तो अगर हम यहाँ पे 88 लिखते, तो यहाँ होता 1/44 इंटू 88 यानी 2 ग्राम। पर चूंकि यहाँ पे 8.8 है, कितना है, 8.8 है, तो 2 की जगह 0.2 होगा, एक पॉइंट बैठा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, और 0.2 होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। इसी तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे बच्चों। ये हमने इस पहली बार जो है ट्राई किया, इस तरह से बेहतर और होता जाएगा। और जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपके काम आएगा, आपके एग्ज़ाम्स को निकालने में हम ज़रूर मदद कर पाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वीडियो जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आप लोग हम हमारी संस्था से जुड़े रहेंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द वेलाइट अकेडमी। थैंक यू।